हेलो स्टूडेंट, हम आज देखेंगे स्टेप्स ऑफ रिकॉम्बिनेशन डीएनए टेक्नोलॉजी। इससे पहले वीडियो में बायोटेक्नोलॉजी के बारे में देख रहे थे, जिसके अंतर्गत रिकॉम्बिनेशन डीएनए के बारे में हम लोगों ने देखा था। रिकॉम्बिनेशन डीएनए एक ऐसा डीएनए होता है जिसको अलग अलग डीएनए के द्वारा बनाया जाता है। इसमें नए लक्षणों का हमारी इच्छा अनुसार उसमें नए लक्षणों को उत्पन्न किया जाता है। इस रिकॉम्बिनेशन जो डीएनए होता है उसकी विधि होती है ना। और वो जो विधि है उसमें कई स्टेप्स होते हैं जिसके थ्रू इस डीएनए को बनाया जाता है। तो इसमें हम देखते हैं कि रिकॉम्बिनेशन डीएनए में कौन कौन सी स्टेप्स या चरण होते हैं। यहाँ पर सबसे पहला जो स्टेप्स होता है रिकॉम्बिनेशन डीएनए को बनाने का, वो है वांछित जीन। जो भी लक्षण हमको चाहिए उस जीव के सेल से सबसे पहले क्या करते हैं, डीएनए को निकाला जाता है। तो यहाँ पर पहला स्टेप्स है वांछित जीन। वांछित जीन या जो डीएनए होता है, डीएनए में ही जीन उपस्थित होता है, तो इस डीएनए खंड को प्राप्त करना। जिस भी जीवों के लक्षण हमको चाहिए रहते हैं, उस जीव के जो भी हमको लक्षण, जैसे कि इंसुलिन अगर हमको चाहिए तो इंसुलिन उत्पन्न करने वाले जीन या डीएनए को सबसे पहले क्या किया जाता है, उसको प्राप्त किया जाता है। उसके बाद इसी में दूसरा स्टेप्स होता है कि इस जीन के लिए जो डीएनए खंड जो प्राप्त किया जाता है उसको जिस डीएनए से जोड़ा जाता है उस डीएनए को कहा जाता है वाहक। तो यहाँ पर वाहक डीएनए का चयन, दो डीएनए की आवश्यकता होती है। एक जो लक्षण हमको चाहिए उस डीएनए को लिया जाता है, और दूसरा जिसके साथ इस डीएनए को बाइंड करके अन्य जीवों में डाला जाता है, तो वो क्या कहलाता है, वाहक डीएनए कहलाता है। वाहक डीएनए के अंतर्गत इसमें सबसे अच्छा उदाहरण है प्लाज्मिड। प्लाज्मिड एक ऐसा अनुवांशिक पदार्थ होता है जो कि बैक्टीरिया वगैरह में पाया जाता है। इसमें बहुत ही ज़्यादा रूपांतरण की इसमें प्रोसेस होती है, जिसकी वजह से प्लाज्मिड को ही अधिकांशतः लिया जाता है। तो वाहक डीएनए का उसके बाद क्या किया जाता है, चयन किया जाता है। उसके बाद तीसरा स्टेप्स होता है कि इन दोनों डीएनए को जोड़ने पर, है ना, क्या प्राप्त होता है हमको, रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्राप्त करना। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कि जो वांछित डीएनए है, इस वांछित डीएनए को क्या बोलेंगे, बाहरी डीएनए भी कहा जा सकता है, और वाहक डीएनए को जोड़ना, ये है तीसरा स्टेप्स। इन दोनों डीएनए को क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है, और इसको जोड़ने के पश्चात क्या बनता है, इसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनता है। तो इसको हम एक और नाम से भी जान सकते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए का बनना। तो ये है तीसरा स्टेप। उसके बाद लास्ट स्टेप होता है, जब इन दोनों को जोड़ा जाता है तो जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनता है उसको क्या करते हैं, एक पोषक कोशिकाओं में स्थानांतरित किया जाता है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए का पोषक कोशिकाओं में स्थानांतरण या ट्रांसफर। तो इस तरीके से यहाँ पर 4 स्टेप्स होते हैं जिसके थ्रू रिकॉम्बिनेंट डीएनए के द्वारा नए लक्षणों को उत्पन्न किया जाता है। इसमें सबसे पहला है वांछित डीएनए खंड को प्राप्त करना। जैसे कि इंसुलिन को हम जिस जीव का हमको इंसुलिन चाहिए उसके डीएनए को हम अलग करेंगे। इसको अलग करने के लिए एक एंजाइम होता है जिसको रेजिस्टेंस एंजाइम कहा जाता है। इसके बाद दूसरा जो स्टेप्स है वो है वाहक डीएनए का चयन। जिस भी डीएनए के साथ इसको जोड़ना रहता है, क्योंकि कोई भी डीएनए को डायरेक्ट ही किसी जीवों पर स्थानांतरित नहीं किया जाता, उसके लिए एक वाहक डीएनए की आवश्यकता होती है, तो उसका चयन करेंगे। उसके पश्चात यहाँ पर वांछित, ये जो दोनों डीएनए होते हैं, वांछित डीएनए या बाहरी डीएनए और वाहक डीएनए को जोड़ना और रिकॉम्बिनेंट डीएनए का निर्माण करना। फिर जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना होता है उसको पोषक कोशिकाओं में स्थानांतरित करना, मतलब बैक्टीरिया में ही स्थानांतरित किया जाता है। उसके बाद फिर
बैक्टीरिया से फिर बहुत सारे नए लक्षणों वाले जो भी जीन हमको निकाले रहते हैं वो लक्षण हमको प्राप्त हो जाते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे, अब इसको हम एक एक को डील करेंगे। तो सबसे पहले हम डील करेंगे कि वांछित डीएनए या जीन खंड को प्राप्त करना कैसे प्राप्त किया जाता है। चलिए इसको हम डील करते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि अगर हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि हमको इंसुलिन जीन चाहिए तो क्या करेंगे, जैसे कि जो मानव है, मानव का क्या है, एक सेल है ना, जिसको क्या बोला जाता है, ये सेल है, जिसमें क्या उपस्थित होते हैं, केंद्रक होते हैं। इस केंद्रक में डीएनए उपस्थित होता है। इसके अलावा यहाँ पर और भी बहुत सारे जो भी कोशिकांग है वो उपस्थित होते हैं। तो मानव के सेल से जब हमको इंसुलिन बनाने वाले जीन या डीएनए को हमको चाहिए, तो हम यहाँ पर इंसुलिन डीएनए को अलग करना है। इसको अलग करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर क्या करते हैं कि इस जीन को अलग करेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इस जो सेल का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है उसको पहले क्या किया जाता है, डीजनरेट किया जाता है। उसके पश्चात इस डीएनए को निकाल कर, है ना, इसको सबसे पहले क्या करते हैं, सेंट्रीफ्यूग मशीन में डाल देंगे। सेंट्रीफ्यूग एक ऐसा मशीन होता है जिसमें क्या करते हैं कि इन सभी पदार्थों को उसमें डाल के उसको तेज़ी से घुमाया जाता है ना, जिसको अब केंद्रण बल कहा जाता है, जिसकी वजह से जो भी हम यहाँ पर डीएनए या जो पदार्थ जो डालते हैं जिसको अलग करना रहता है, यहाँ पर हमको डीएनए को अलग करना है, इंसुलिन जीन वाले डीएनए को अलग करना है। तो उसको क्या करते हैं, सेंट्रीफ्यूग में क्या करेंगे, उसको सेंट्रीफ्यूग मशीन में उसको डालते हैं। डालने के पश्चात अब यहाँ पर बहुत सारे पदार्थ हैं, जैसे कि प्रोटीन है, फैट है, कार्बोहाइड्रेट है ना, और क्या है, डीएनए है। अब हमको इस भाग से केवल हमको डीएनए ही चाहिए, और डीएनए का वह भाग चाहिए जो क्या करता है, इंसुलिन का निर्माण करता है। तो जैसे कि ये वाला भाग क्या है, डीएनए का वह खंड जो इंसुलिन का निर्माण करता है, ये जीन जो इंसुलिन का निर्माण करते हैं उसको हमको अलग करना है। तो इसमें सेंट्रीफ्यूग जब किया जाता है तो यहाँ पर सभी पदार्थ जो रहते हैं वो क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। अलग करने के पश्चात अब क्या करेंगे, जैसे कि प्रोटीन हमको चाहिए नहीं रहता, तो इसको एक एंजाइम के थ्रू इसको क्या कर देंगे, डीजनरेट कर दिया जाता है। जैसे कि प्रोटीन है, प्रोटीएज एंजाइम के द्वारा इसको नष्ट कर दिया जाएगा। फैट या लिपिड है तो उसको लाइपेज एंजाइम के द्वारा नष्ट कर दिया जाता है। कार्बोहाइड्रेट है तो उसको कार्बोहाइड्रेटेज एंजाइम के थ्रू इसको नष्ट कर दिया जाता है। अब बचता क्या है, बचता है डीएनए। अब डीएनए को क्या करते हैं, डीएनए को अलग कर लिया जाता है। अब इस डीएनए में क्या डाल दिया जाता है, एथेनॉल। इस डीएनए में एथेनॉल डालकर इसका प्योर, है ना, डीएनए का जीन जो इंसुलिन का निर्माण करता है उस डीएनए को प्राप्त कर लिया जाता है। तो इस तरीके से वांछित डीएनए खंडों को प्राप्त किया जाता है, किसके माध्यम से, सेंट्रीफ्यूग के द्वारा। उसको सेंट्रीफ्यूग करके लास्ट में जब हमको डीएनए प्राप्त होता है तो उसमें एथेनॉल डालकर उसको हमको डीएनए जो है वो अलग रूप से प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि जो वांछित बाहरी जीन जो किससे प्राप्त होता है, कोशिकाओं से। तो कोशिकाओं से प्राप्त डीएनए को रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की सहायता से उसको काट कर अलग कर लिया जाता है। अब जो हमको डीएनए प्राप्त हुआ है, तो डीएनए जो प्राप्त हुआ है अब उसको क्या करते हैं, जैसे कि हमको ये अलग से डीएनए प्राप्त हो चुका है, डीएनए प्राप्त हो चुका है, अब हमको केवल इसका इंसुलिन निर्माण करने वाला जीन ही हमको चाहिए। तो यहाँ पर क्या करते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम क्या करते हैं, यहाँ पर डालते हैं। डालने के पश्चात ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम डीएनए के एक विशिष्ट क्रम को पहचान कर उसको तोड़ देता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जैसे कि हमको इंसुलिन जीन चाहिए, फॉर एग्जांपल के लिए हम इंसुलिन को लिए हैं, तो इंसुलिन जीन हमको चाहिए तो वो इस एंजाइम के थ्रू अलग हो जाता है। तो ये निकल गया, यहाँ पर डीएनए हमको प्राप्त हो चुका है, डीएनए का खंड जो इंसुलिन का निर्माण करते हैं, इस तरीके से। उसके बाद जो दूसरा होता है, तो यहाँ पर अगर आप इसको लिखना चाहते हैं तो इस प्रकार से लिख सकते हैं कि जिस भी डीएनए के, है ना, या जो भी लक्षणों वाले डीएनए को हमको जब प्राप्त करना रहता है तो सबसे पहले
उसकी कोशिकाओं के प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिजनरेट किया जाता है एंजाइम के थ्रू। उसके बाद जो भी लक्षण वाले जीन हमको चाहिए उसको सेंट्रीफ्यूग के माध्यम से उसको अलग किया जाता है। उसके पश्चात उस डीएनए में जब एथेनॉल डाल दिया जाता है तो डीएनए प्राप्त हो जाता है। डीएनए प्राप्त होने के पश्चात उसको एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की सहायता से एक विशिष्ट भाग को काट कर, जो केवल इंसुलिन का ही निर्माण करता हो या कोई भी हमको चाहिए, जो भी लक्षण चाहिए या जो भी जीन चाहिए वो प्राप्त हो जाता है। उसके बाद हम यहाँ पर दूसरा देखेंगे कि वाहक डीएनए का चयन। जब बाहरी डीएनए प्राप्त हो जाता है उसके बाद उसको जोड़ने के लिए एक वाहक डीएनए की आवश्यकता होती है जिसके साथ इस डीएनए को जोड़ा जाता है। तो उसका चयन किस प्रकार से करते हैं? तो यहाँ पर जो वाहक डीएनए है इसके अंतर्गत कौन कौन से डीएनए को वाहक के रूप में लिया जाता है उसको देखते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि प्लाज्मिड को वाहक के रूप में लिया जाता है। इसके अलावा कॉस्मिड, फेजमिड, तो ये सब क्या है, एक वाहक के रूप में काम करते हैं जो इस डीएनए को ढोने का काम करते हैं। एक गाड़ी की तरह ये काम करते हैं। तो इसमें क्या करते हैं कि जो जैसे कि यहाँ पर हम प्लाज्मिड वाहक डीएनए की बात करते हैं तो ये जो प्लाज्मिड डीएनए होता है वो बैक्टीरिया से प्राप्त होता है। जैसे कि ये बैक्टीरिया है, यहाँ पर डीएनए होता है बैक्टीरिया का और एक सर्कल फॉर्म में बैक्टीरिया में प्लाज्मिड उपस्थित होते हैं। ये क्या है, एक अतिरिक्त आनुवंशिक पदार्थ होते हैं। तो ये जो वाहक डीएनए होते हैं वो बैक्टीरिया में उपस्थित होते हैं जिनको बैक्टीरिया से अलग किया जाता है। तो इसको अलग करने के लिए क्या करते हैं, एक एंजाइम की सहायता से उसको अलग किया जाता है ना। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में रिकॉम्बिनेंट डीएनए तैयार करने हेतु प्लाज्मिड को बैक्टीरिया से अलग किया जाता है। किसके माध्यम से अलग करेंगे, तो इसके लिए अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन, जो सेंट्रीफ्यूग मशीन आता है जिसके थ्रू इस वांछित डीएनए को प्राप्त किया जाता है, उसी प्रकार से बैक्टीरिया के इस प्लाज्मिड को भी सेंट्रीफ्यूग के द्वारा ही क्या किया जाता है, अलग किया जाता है। विधि द्वारा अलग किया जाता है। तो वाहक डीएनए को किस प्रकार से अलग करते हैं, वाहक जो डीएनए होता है जो जैसे कि प्लाज्मिड, ये बैक्टीरिया से अलग किया जाता है जिसको इस डीएनए के साथ बाइंड किया जाता है। फिर इसमें बाइंड होने के पश्चात ये जो प्लाज्मिड होते हैं वो इस डीएनए को कोई भी दूसरे जीवाणु जो या फिर जो पोषक कोशिका होते हैं उसमें डाला जाता है। तो इस प्लाज्मिड को अलग करने के लिए क्या करते हैं, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूग विधि का यूज़ करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं कि ये जो बैक्टीरिया की जो वॉल होती है इसको सबसे पहले डिजनरेट किया जाता है। तो जो बैक्टीरिया की वॉल होती है उसको लाइसोजाइम के द्वारा, है ना, लाइसोजाइम एक एंजाइम होता है, इसके थ्रू क्या करते हैं, जो बैक्टीरिया की वॉल होती है, बैक्टीरिया की सेल वॉल या जो उनकी कोशिका भित्ति होती है वो नष्ट हो जाती है। जैसे ही इनकी सेल वॉल नष्ट होती है उसके बाद प्लाज्मिड हमको प्राप्त हो जाता है। फिर उसको अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन विधि के द्वारा इस प्लाज्मिड को अलग कर लिया जाता है। उसके बाद क्या होगा, ये दोनों डीएनए प्राप्त हो जाते हैं। उसके बाद तीसरी विधि में क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़कर रिकॉम्बिनेंट डीएनए का निर्माण करते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं कि तीसरा स्टेप्स होता है वांछित डीएनए और वाहक डीएनए को जोड़ना। तो इस स्टेप में क्या करते हैं,
इस विधि के द्वारा जो डीएनए होता है ना, जो वांछित डीएनए जिसको कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए भी कहा जाता है, तो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए को बैक्टीरिया से प्राप्त या बैक्टीरिया से क्या अलग किए गए रहते हैं? वाहक डीएनए। तो बैक्टीरिया से अलग किए हुए जो वाहक डीएनए होता है, जैसे कि प्लाज्मिड को ही अलग किया जाता है, में प्लाज्मिड में इंसर्ट किया जाता है या उसको उसमें प्रवेश कराया जाता है। तो इस विधि के द्वारा यही किया जाता है कि जो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए या जो वांछित डीएनए होता है उसको जो बैक्टीरिया से प्राप्त प्लाज्मिड होता है उसमें इंसर्ट किया जाता है। तो ये कैसे करते हैं? इसमें सबसे पहले क्या किया जाता है कि जो वांछित डीएनए जो प्राप्त किया जाता है ना, इस प्रकार से जैसे कि ये वांछित डीएनए का एक खंड है, इसको क्या करते हैं, सबसे पहले इसके जो दोनों सिरे होते हैं उसको पॉली ए टेल्स या फिर चिपचिपे सिरों में बदला जाता है। तो इसको कैसे बदलते हैं? तो जैसे कि ये एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के द्वारा इसका एक स्पेशल जो क्रम होता है, एक विशिष्ट क्रम, वो क्या होता है, टूटता है। तो ये जो सिरे होते हैं इस तरीके से उसको अलग किया जाता है। तो इनका जो ये दोनों सिरा होता है ये कहलाता है चिपचिपे सिरा, है ना, चिपचिपे सिरे कहलाते हैं। तो सबसे पहले इनके दोनों सिरों को क्या किया जाता है, चिपचिपे सिरों में चेंज किया जाता है। उसके बाद क्या होता है कि जो कॉम्प्लीमेंट्री या वांछित जो डीएनए होता है उसके जो दोनों स्ट्रैंड के जो विपरीत होते हैं, है ना, यानी कि जैसे कि ये 2 स्ट्रैंड होते हैं इसमें, तो इसके दोनों जो सिरे होते हैं सबसे पहले उसको चिपचिपे सिरे में चेंज किया जाता है। इसके पश्चात जो इनका 3 डेज वाला भाग होता है, मतलब जैसे कि ये 5 डेज है, ये 3 डेज है, फिर इसका दूसरा जो कॉम्प्लीमेंट्री होता है ये 3 डेज होता है और ये 5 डेज होता है। तो जो इनके 3 डेज वाले होते हैं, है ना, 3 डेज एंड पर क्या करते हैं, एक एंजाइम को जोड़ा जाता है और उस एंजाइम का नाम होता है टर्मिनल ट्रांसफेरेज एंजाइम। इसकी सहायता से यहाँ पर डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड रेसिड्यूज को जोड़ा जाता है। तो इसके एंड पर क्या जोड़ते हैं, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स। 3 एंड पर क्या जोड़ा जाता है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड रेसिड्यूज। ठीक है, इसको क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है 3 एंड पर। इसको जो जोड़ते हैं तो उस एंजाइम का नाम होता है टर्मिनल ट्रांसफरेज एंजाइम। इसके थ्रू इसके 3 डेज पर डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड रेसिड्यूज को जोड़ा जाता है। उसके बाद क्या करते हैं कि जो ये तो हो गया वांछित डीएनए का। उसके बाद जो प्लाज्मिड डीएनए प्राप्त हुआ रहता है जिसको हम वाहक डीएनए के रूप में लिए रहते हैं, इस डीएनए को क्या करते हैं, सबसे पहले तो ये क्या रहता है, वलयाकार में रहता है। तो इसको क्या करते हैं कि इसके एक विशिष्ट स्थान को रेस्ट्रिक्शन एंजोन्यूक्लियेज एंजाइम के द्वारा इसको क्या किया जाता है, सबसे पहले तो इसको सीधा किया जाता है, क्योंकि ये डीएनए सीधे होते हैं। अब ये सीधे ही फॉर्म में ये जुड़ेगा, तो ये जो वलयाकार होते हैं उसको किस एंजाइम के थ्रू, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज, है ना, एंजाइम के थ्रू उसको क्या किया जाता है, एक विशिष्ट स्थान से काट कर इस जो वलयाकार प्लाज्मिड होता है उसको एक रैखिक फॉर्म में या लीनियर फॉर्म में, है ना, ये अब किस फॉर्म में हो गया, ये लीनियर फॉर्म में हो गया, उसको चेंज कर दिया जाता है। ये है प्लाज्मिड और ये क्या है, सी डीएनए, वांछित डीएनए है ये। तो इस तरीके से जो प्लाज्मिड वलयाकार होता है उसको सीधा किया जाता है। सीधा कैसे होता है, ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के थ्रू इसको काट दिया जाता है, उसके पश्चात ये सीधे हो जाते हैं। फिर क्या करते हैं कि प्लाज्मिड के दोनों विपरीत, है ना, अब ये भी दोनों विपरीत हैं, तो 3 डेज एंड पर स्थित जो
डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड रेड्यूस है उसको क्या करते हैं, चिपचिपे सिरे में भी इसको, जैसे कि इस डीएनए को क्या किए हैं, चिपचिपे सिरे में बदले हैं, उसी प्रकार से इसको भी क्या करना पड़ता है, चिपचिपे सिरे में बदलना पड़ता है। तो इसको भी एक विशिष्ट स्थान से काट कर क्या करते हैं, इस तरीके से इसको भी बदला जाता है, इस तरीके से। तो इसको भी बदल दिया जाता है, चेंज हो जाता है ये लीनियर फॉर्म के बाद। इसको भी क्या करते हैं, ट्रांसफरेज एंजाइम की उपस्थिति में इसके जो सिरे होते हैं उसको इस फॉर्म में चेंज कर दिया जाता है, तभी तो ये दोनों फिर क्या होंगे, बाइंड होंगे। जैसे ही ये दोनों चिपचिपे सिरों में चेंज हो जाते हैं, वांछित डीएनए और जो प्लाज्मिड का डीएनए है, इसके बाद इसको क्या करते हैं कि जो दोनों डीएनए होता है, cDNA प्लस वेक्टर डीएनए या प्लाज्मिड जो है वाहक डीएनए, इन दोनों को क्या किया जाता है, जोड़ दिया जाता है। तो ये जुड़ते कैसे हैं, जैसे कि ये क्या है, cDNA का भाग है, ये cDNA का भाग है ये, तो यहाँ से जो वेक्टर डीएनए है उसका भाग यहाँ पर आकर क्या हो जाता है, जुड़ जाता है इस तरीके से, ठीक है। तो ये दोनों जुड़े, तो ये क्या है, cDNA है और ये क्या है, वेक्टर डीएनए है। ये दोनों जो जुड़ते हैं, तो ये जो जुड़ता है वो किस एंजाइम के थ्रू जुड़ते हैं, तो ये जुड़ता है डीएनए लाइगेज, डीएनए लाइगेज एंजाइम के थ्रू cDNA और वेक्टर डीएनए दोनों क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। और इनका कौन सा भाग जुड़ता है, चिपचिपा सिरा इनका आपस में जुड़ जाता है। तो इस तरीके से ये जो डीएनए है ये कहलाता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है वो वांछित डीएनए जिसका हमको लक्षण चाहिए रहता है, और जो वेक्टर होते हैं या प्लाज्मिड, उन दोनों को जब जोड़ दिया जाता है, दोनों आपस में मिलकर रिकॉम्बिनेंट डीएनए का निर्माण करते हैं। और ये दोनों जो जुड़ते हैं वो डीएनए लाइगेज एंजाइम के थ्रू आपस में जुड़ते हैं। इसको आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, क्योंकि इनके दोनों सिरे क्या होते हैं, चिपचिपे होते हैं। मैंने यहाँ जैसे कि यहाँ पर एक ही सिरे को चिपचिपा बताया है, तो ये क्या होते हैं, आप दोनों सिरे पर ऐसे चिपचिपे सिरे बना सकते हैं। जैसे ही ये दोनों बनते हैं उसके बाद क्या होता है, जिस फॉर्म में ये इस तरीके से जैसे कि ये बने हैं, तो ये जो क्या है, ये cDNA है। अब यहीं से गोले फॉर्म में कौन जुड़ जाएगा, वेक्टर डीएनए आपस में जुड़ जाते हैं इस तरीके से। तो इस तरीके से ये किसके किसके डीएनए है, ये तो ये है cDNA वांछित डीएनए प्लस वेक्टर डीएनए। दोनों डीएनए के दोनों सिरे एक दूसरे के साथ क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, और इस तरीके से ये दोनों आपस में मिलकर रिकॉम्बिनेंट डीएनए का निर्माण कर लेते हैं। तो ये तो है तीसरा स्टेप, जहाँ पर इन दोनों डीएनए को जोड़ा जाता है। अब ये दोनों डीएनए जैसे ही रिकॉम्बिनेंट डीएनए का निर्माण करते हैं, इसके पश्चात इसको एक पोषक कोशिका में स्थानांतरित किया जाता है। लास्ट स्टेप होता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए का पोषक कोशिका में स्थानांतरण। जैसे ही रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनता है उसके बाद उसको एक पोषक कोशिका में स्थानांतरित किया जाता है, और वह पोषक कोशिका क्या होता है, बैक्टीरिया होता है, जैसे कि ई कोलाई बैक्टीरिया, ठीक है। ई कोलाई क्या है, एक बैक्टीरिया होता है। तो जनरली जो पोषक कोशिका का चयन किया जाता है वह एक बैक्टीरिया ही होता है। इसमें क्या करते हैं कि यहाँ पर लिखते हैं, इस विधि द्वारा प्राप्त रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ई कोलाई की कोशिका के किसमें, क्रोमोसोम में ट्रांसफर करके उसे वृद्धि
तथा रेप्लिकेशन कराया जाता है। ठीक है, जिससे एक डीएनए से कई प्रकार के वही उसी जीन वाले डीएनए प्राप्त हो जाते हैं। इसीलिए बैक्टीरिया का ही चॉइस किया जाता है और उसके क्रोमोसोम में रिकॉम्बिनेंट डीएनए को डाल दिया जाता है। फिर जैसा लक्षण रिकॉम्बिनेंट डीएनए में होता है, वो जितना भी बैक्टीरिया का रेप्लिकेशन होता है, मतलब एक डीएनए से कई डीएनए का निर्माण होने लगता है ना, तो उसका रेप्लिकेशन कराया जाता है। बैक्टीरिया में बहुत अधिक रेप्लिकेशन की क्षमता पाई जाती है, इसीलिए पोषक कोशिका के रूप में बैक्टीरिया को ही चुना जाता है। उसके बाद क्या करते हैं, इस प्रकार की ट्रांसफॉर्मेड ई कोलाई में ट्रांसफ़र किया जाता है, इसलिए जो ई कोलाई होता है वो ट्रांसफॉर्मेड ई कोलाई कोशिकाओं को वृद्धि एवं प्रजनन, क्योंकि जितने वो अधिक वृद्धि करेंगे, जितना अधिक वो प्रजनन करेंगे, उतने ही जीन की प्राप्ति होती है। कल्चर माध्यम, तो इस तरीके से क्या करते हैं, उनको जो ई कोलाई होता है उसको एक कल्चर माध्यम में उसका वृद्धि कराया जाता है और उसका प्रजनन कराया जाता है ना, और उसको आइसोलेशन में रखा जाता है। इसके पश्चात क्या होता है कि जो वांछित डीएनए होता है, जैसे ही उनको क्या किया जाता है, वृद्धि एवं प्रजनन किया जाता है, और उसमें किस प्रकार का प्रजनन होता है, अलैंगिक प्रजनन। तो अलैंगिक प्रजनन द्वारा जो फॉरेनर डीएनए होते हैं, है ना, जो बाहरी जिस जीन को लिया जाता है, जिसका लक्षण हमको चाहिए रहता है, तो उस प्रजनन के द्वारा बाहरी डीएनए, जिसको क्या बोला जाता है, फॉरेन डीएनए या वांछित डीएनए, है ना, युक्त अनेक कोशिका उत्पन्न होती है। तो इस तरीके से नए लक्षण वाले जीन उत्पन्न होने लगते हैं, है ना। तो ये था रिकॉम्बिनेंट डीएनए के स्टेप। इसके बाद यहाँ पर रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है वो पूर्ण होता है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए के महत्व एवं अनुप्रयोग भी होते हैं, या जेनेटिक इंजीनियरिंग के महत्व या अनुप्रयोग। तो इसके बहुत सारे उपयोग या महत्व होते हैं, जैसे कि हमको जो भी लक्षण चाहिए रहता है, जैसे कि नीफ जीन, है ना, जो नाइट्रोजन उत्पन्न करते हैं, वो जीन चाहिए रहता है किसमें, पौधों में। तो उस जीन को निकाल कर पौधों में क्या कर दिया जाता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, जिससे वो पौधे क्या करने लगते हैं, नाइट्रोजन स्वयं में उत्पन्न करने लगते हैं। तो ये भी एक महत्व होता है। इसके अलावा सूक्ष्म जीव प्रौद्योगिकी में भी इनका उपयोग होता है। इसके थ्रू हमको जो भी हार्मोन्स, विटामिन्स, एंजाइम चाहिए रहता है, वो हम प्राप्त कर सकते हैं। इस तकनीक के द्वारा जो वंशागति बीमारियों के लिए जो भी जीन उत्तरदायी होते हैं, है ना, जो भी जीन के कारण से जीवों में जो बीमारियां होती हैं, उस जीन को जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू हटा दिया जाता है। तो इस प्रकार से रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है वो बहुत ही ज़्यादा उपयोगी और उसके महत्व जो है वो बहुत ही ज़्यादा होता है।